सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन चुकी हैं और इसके साथ ही एक चर्चा भारत में ये उठा है कि सुशीला कार्की का भारत से संबंध बहुत मजबूत रहा है। उसका कारण है कि सुशीला कार्की जो है वो काशी यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अपना पढ़ाई पूरी पूरी की थी और उसी के बाद से यह चर्चा हो रहा है कि अब जो भारत और नेपाल के जो संबंध होंगे वो और भी मजबूत हो सकते हैं। लेकिन सुशीला कार्की ने काशी विश्वविद्यालय में अपना जीवन, अपना पढ़ाई कैसे पूरा किया, कैसे यहाँ पर उनके पति से उनकी मुलाकात हुई और ये भी कहा जाता है कि उनका जो जीवन रहा वो एक इनकलाबी जीवन रहा। इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए उस वक्त के असिस्टेंट प्रोफेसर दीपक मलिक जी हमारे साथ हैं। सर, सुशीला कार्की के वक्त आप उस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सुशीला कार्की कैसी रही, कैसा उनका जीवन यापन रहा, कैसा उनका पढ़ाई? देखिए, जो लोग भी निर्वासन में ज़िंदगी जी रहे थे, क्योंकि नेपाल में राजनीतिक पार्टियां बैन हो चुकी थी और नेपाल में राजनीतिक पार्टियों के साथ काम करने का जोखिम ये था कि आपको फांसी पे भी चढ़ाया जा सकता था। तो उस मायने में जो भी लोग आते थे बड़े साहसी होते थे, बड़े ईमानदार होते थे और बहुत प्रतिबद्ध होते थे। बड़ी उनकी एक कमिटमेंट होते थे, ऐसे नहीं होते थे। तो आपके अंदर दम नहीं रहेगा तो आप राजतंत्र के खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे। तो सुशीला भी उसी में थी, सुशीला उस जमात की थी। इसलिए सुशीला को मैं एक महज साधारण महिला नहीं मानता हूँ, बल्कि उनका असाधारण व्यक्तित्व जो है, जिसके तहत उनको आज नेपाल के ये जनतंत्र और भ्रष्टाचार और आर्थिक गैर बराबरी के विरुद्ध जो एक पूरी विद्रोह की ज्वाला फूटी हुई है नेपाल में, उन लोगों ने आम सहमति से उनको चुन लिया। उसके पीछे सुशीला जी का एक अपना बैकग्राउंड है, उनकी एक पर्सनैलिटी है, उनका एक व्यक्तित्व है, वो आकर्षित करता है उनको, इसीलिए वो कर पाए। अभी किसी ने हमको प्रश्न किया था कि सुशीला जी की तो उम्र 73 की हो गई और ये नौजवान 18 से 25 के बीच में है। मैंने कहा कि ये सवाल नहीं उठता है कि कौन कितने उम्र का है, सवाल है कि करता क्या है, ईमानदार है कि नहीं, लड़ने की मादा है कि नहीं, प्रतिवाद करने की क्षमता है कि नहीं। और दूसरा ये है कि इसके साथ ही साथ एक चीज़ और जानना चाहिए, एक आदमी के लंबे जो इनिंग्स होती हैं या जो जिंदगी का ढांचा बनता है, उसके तहत एक आदमी पहचान में आ जाता है। सर, सुशीला कार्की ने यहाँ बनारस से राजतंत्र के खिलाफ जो मुहिम वहाँ पे शुरू हुई थी उसका भी प्रतिनिधित्व यहाँ से किया था। एक मंच तैयार करने का काम यहाँ पर किया जा रहा था। तो क्या काशी एक बहुत बड़ा मंच हुआ करता था सुशीला कार्की और उनके पति के लिए? काशी, देखिए, नेपाल में जनतंत्र की लड़ाई के लिए लगातार सबसे बड़ा मंच रहा है। जब राजा महेंद्र वहाँ पर अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा बने तो उन्होंने पूरे तौर से राजतंत्र को फिर से बहाल किया और स्वैराचारी राजतंत्र, एक ऐसा निरंकुश राजतंत्र जिसमें किसी को कोई नागरिक अधिकार नहीं, कुछ नहीं वगैरह, इस तरह का बनाया। तो उसके बाद वहाँ पर पार्टियां सब बैन कर दी गई, पार्टियों पे रोक लगा दी गई। ऐसे व्यक्ति जो कुछ भी स्वतंत्र तरीके से सोचते थे उन पर भी रोक लगा दी गई। हम आपको छोटी सी घटना बताएं अगर समय हो। हम 65-66 के दौर में नेपाल पे गए हुए थे। नेपाल हम जाते आते रहे हैं, आप लगातार जाते आते रहे। 66 में राजा महेंद्र का जमाना था। 60 से उनकी मुनारकी जो है, उनका निरंकुश राजतंत्र चल चुका था। एक छोटे से कस्बे हिटौड़ा में हमको रात भर रहना पड़ा और सुबह फिर वहाँ पर कुछ किताबें भी, एक बहुत अच्छी किताब की दुकान थी तो वहाँ से कुछ किताबें लेने के लिए ऐसे ही मैं बाजार में चला गया। तो बाजार में जितने मकान थे उन मकानों का दरवाजा तो मैंने बंद देखा, व्यक्तिगत लोगों का, लेकिन खिड़कियां खुली हुई थी सब और खिड़कियों से आप देख सकते थे राजा और रानी का फोटोग्राफ, उनका पोर्ट्रेट। तो मैंने पूछा बाद में कि भाई ये क्या मामला है, ये क्यों खिड़कियां खोल रखते हैं सब लोग, दरवाजा बंद रहता है, क्या मामला? बोले ये है कि सिपाही जो है वहाँ नेपाल में, उसको प्रहरी कहा जाता है, जब वो गश्त करता है तो वो रिपोर्ट करेगा कि आपके यहाँ महाराज अमुक 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 का फोटो है कि नहीं है। तो इसीलिए खिड़की खोल के रखा जाता था। तो आप समझिए कि ये जो मॉनिटरिंग है, ये जो जिस तरह की व्यवस्था है, वो कोई साधारण व्यवस्था नहीं थी।
बहुत ही एक नायक तंत्र जिसे कहते हैं, निरंकुश राजशाही थी वो थी। तो उसमें इस साहस को करना कि भाई हम करेंगे, तो वो तो भाई निश्चित तौर से एक साहसी व्यक्ति ही कर सकता। सुशीला साहसी थी, और उसी दृष्टि से वो बनारस में आई भी थी, पढ़ी भी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, इसलिए वो सब्जेक्ट भी उन्होंने चुना पॉलिटिकल साइंस, और बाद में लॉ किया उन्होंने। और फिर वकालत में गई जब धीरे धीरे जनतंत्र आने लगा नेपाल में, और फिर उसके बाद जज और चीफ जस्टिस हुई। यहीं उनके पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी जी से उनकी मुलाकात हुई असली में थी। नेपाली कांग्रेस का हेडक्वार्टर बनारस था, निर्वासन का। निर्वासन के वक्त में यही हेडक्वार्टर था उनका, यहीं से, क्योंकि यहाँ से नेपाल थोड़ा सा नज़दीक पड़ता है, एक तो नंबर वन, एक वैसे गोरखपुर से और ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा, लेकिन यहाँ से भी नज़दीक पड़ता था। लेकिन बनारस का एक इतिहास था नेपाल से रिश्ते का, यहाँ पर एक नेपाली मोहल्ला है बाकायदे। तो इसलिए वो नेपाल के जितने विद्यार्थी थे, उसमें विद्यार्थियों में आप समझिए कि लगभग 50% विद्यार्थी इसलिए आते थे कि उनको एक राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, इसलिए वो यहाँ पर आते थे। ये कहना चाहते कि हाँ, दुर्गा उसके प्रसाद साथ सुवेदी साथ जी भी एक यहाँ के आते हैं। क्लास भी लेते थे। हाँ, तो दुर्गा सुवेदी भी यहाँ के कार्यकर्ता थे, और दुर्गा सुवेदी का बहुत बड़ा एक इनकलाबी एक्ट रहा है, जिससे नेपाली कांग्रेस को अपनी लड़ाई को आगे ले जाने का। दो चीजें हैं दुर्गा प्रसाद सुवेदी जी के लिए जो हमने सुना है। हाँ, एक तो एक विमान का अपहरण की जो पूरी एक कहानी थी, उसको जानना चाहेंगे, क्या था वो पूरा न्यूज़? असली में जो विमान का अपहरण की कहानी है, अगर उसको आप देखना चाहें तो हमारे देश में भी 20, 22, 25, 26 के दौर में इस तरह की चीज़ें होती थी। मेल बॉक्स का लूटना, खजानों को लूटना, ये रेवोल्यूशनरीज का एक कर्तव्य माना जाता था। आखिर रेवोल्यूशनरीज कहाँ से संसाधन पाएंगे जिससे वो अपना इनकलाब कर पाएँ? तो या तो कहीं बाहर से सहायता मिले उन्हें, और वो सहायता भी किस तरह से आए, या वो जिसे कहते हैं कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसी में से कुछ अगर निकाल पाए तो उसको उठा ले उन्नीस सौ आए। तिहत्तर का वो दौर रहा। हाँ, तो नेपाल में तो ये डिक्टेटरशिप का दौर था, राजशाही का दौर था। तो एक हवाई जहाज जो है वो संभवतः, हमको ये याद नहीं आ रहा है कि वो काठमांडू जा रहा था, नेपाल एयरलाइंस का हवाई जहाज था, या काठमांडू से कलकत्ता आ रहा था, लेकिन उसमें पैसे थे, नेपाल राष्ट्र बैंक के लिए उसके पैसे थे। तो ये खबर थी, और इसी पर दुर्गा सुवेदी वगैरह भी उस हवाई जहाज पे चढ़े, और उन्होंने फिर फॉरबिसगंज में उस जहाज को उतरवा दिया। फॉरबिसगंज हमारे बिहार में है। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे एयरपोर्ट, एयर स्ट्रिप जिसे कहा जाता है, रनवे बनाए गए थे, जिस पे बाद में कोई हवाई जहाज उतरता नहीं था, तो झाड़ झंकाड़ हो जाता। लेकिन फिर भी फॉरबिसगंज का एक एयर स्ट्रिप था, उस पर रात में उन्होंने उतरवा दिया, और पैसा निकाल कर फिर वो नेपाली कांग्रेस की तरफ चला गया। इमरजेंसी के वक्त वो बकायदे यहाँ पर उनको ये गिरफ्तारी भी हुई थी। नहीं, गिरफ्तारी नहीं होती। इमरजेंसी में जो नेपाली कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जो इस घटना से जुड़े हुए थे, ये हाईजैकिंग से, और साधारण तौर पर राजनीतिक रूप से काम करते थे, मैं समझता हूँ कि पुलिस उन पर बहुत कोई इल्ज़ाम तो लगता था। राजा तो चाहते थे वहाँ कि सब लोग गिरफ्तार किए जाएं, और गिरफ्तार करके उनको भेज दिया जाए नेपाल में, जिससे वो उनको फांसी भी झुला दें। तो भारत सरकार उनके प्रति सिंपैथेटिक थी। बाय द वे, इमरजेंसी के बारे में जिस तरह की चर्चाएं मैंने सुनी है इस बीच में हुई हैं, केवल वही एक पक्ष नहीं है। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी के परिवार का एक इतिहास है जनतंत्र को, और नेपाल में उनके पिताजी बाकायदे जनतंत्र को बहाल करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जवाहरलाल ने की थी। तो इसके तहत चलते हुए उनको नेपाली ये जो जनतंत्र की लड़ाई चलती थी उससे बाकायदे सिंपथी थी बहुत। सर कुछ महीने पहले आप गए भी थे नेपाल, और सुशीला कार्की जी से भी मुलाकात भी हुई थी। क्या बातें हुई थी सर, और किस प्रकार का स्वागत रहा? देखिए, स्वागत तो बेचारी, अब वो तो हम लोग की उस जमाने की महिला थी, तो नेपाली कांग्रेस से हमारा बहुत घनिष्ठ जुड़ाव था। तो स्वागत तो ठीक ही ठाक था, बहुत अच्छा था। और हमारे साथ मोहन प्रकाश भी थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं, वो कॉलेज जनरल सेक्रेटरी भी हुए थे कुछ दिन के लिए। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस की बहुत याद कर रही थी, और बनारस के अपने छात्र जीवन की बात काफ़ी उनमें थी। और दूसरी बात यह है कि देखिए,
एक निहायत ईमानदार, निश्छल और इनकलाबी मन जो है, इस उम्र में भी उनके भीतर कायम है। वो ज़िंदगी भर इससे कहीं हटी नहीं है। ये महत्वपूर्ण चीज़ थी। ये हम लोग देख सकते थे उनके बीच में, और दुर्गा सुवेदी भी थे उस दावत में, सभी लोग थे हम लोग। बेचारी उस दिन उनका जो खाना बनाने वाला था वो छुट्टी पे था। वो चला गया था, एक ही खाना बनाने वाला था, तो वो खुद खाना बना के ले आए। तो देखिए ये सिंप्लिसिटी जो है और ये जो ईमानदारी है और जो बनारस के प्रति एक उनका एक रिश्ता है, क्योंकि बनारस में ही राजनीतिक प्रशिक्षण जो है, राजनीतिक जो जिसे कहते हैं ट्रेनिंग, एक इनकलाबी की उनकी यही बनारस से शुरू हुई। तो इसलिए बनारस उनको बहुत अच्छा। एक अंतिम सवाल सर, अब क्या लगता है कि एक बड़ा उम्मीद से देखा जा रहा है, भारत से बहुत नाम उनका चर्चा भी लग रहा है, तो एक संबंधों में एक नया जो एक मजबूती वो देखा जाएगा? नहीं, संबंध तो हमारे ख्याल से भारत से ज़्यादा अच्छे रहेंगे। देखिए केपी ओली जो जिस प्राइम मिनिस्टर जिनको वहाँ से भागना पड़ा, केपी ओली आज करीब 6-8 महीना हुआ प्रधानमंत्री दोबारा बने हैं। लेकिन केपी ओली नाम आम तौर पे नेपाल के जितने प्रधानमंत्री बनते हैं वो पहली जो यात्रा करते हैं वो भारतवर्ष में करते हैं, दिल्ली आते हैं। केपी ओली बीजिंग गए, वो भारतवर्ष नहीं आए, अभी तक नहीं आए थे और ना आएंगे। तो उस मायने में तो ये बहुत एक भिन्न होगा, क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ते तो बहुत गहरे हो सकते हैं सुशीला कार्की के जीवन में, के इस दौर में। और लेकिन एक बात भारत की तरफ से भी बात उठनी चाहिए कि भारत भी, देखिए भारत की ओर जो आसपास के पड़ोस के देश हैं वो बहुत आशा भरी निगाह से देखते हैं कि वो जनतंत्र के हिमायती होंगे। तो अगर भारत के अंदर जनतंत्र नहीं रहेगा, अगर भारत के अंदर ये क्षमता नहीं रहेगी यहाँ के नेतृत्व वर्ग की कि वो दूसरी जगह जो आज़ादी की लड़ाइयाँ चल रही हैं उसकी मदद करें, तो वो एक तौर से परस्पर संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है। हाँ, नहीं केवल परस्पर संबंध बनाए रखने की आवश्यकता नहीं। भारत एक आदर्श था, उस आदर्श से अगर विच्युत हो जाएगा, अगर उससे हट जाएगा, तो भारत का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए भारत को लोग इस आशा भरी निगाह से देखते हैं कि साहब ये हमारे जनतंत्र को, हमारे यहाँ जो आर्थिक गैर बराबरी है उसको उसको ख़त्म करने में एक हमारी हमारी मदद करेगा। अब जैसे अब वहाँ पर जो एक तौर से महात्मा गांधी उस मुल्क के हैं, बीपी कोइराला, तो बीपी कोइराला ने भी हिंदुस्तान के जेल में बंद हुए हैं 40 के दशकों में, बाकायदे आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए हैं हिंदुस्तान के। तो सब लोग तो भारत के ही तरफ ताकते थे कि भारत भाई एक बेहतर मुल्क है, एक बेहतर आदर्शवाद है। ये आदर्शवाद अगर हमारा नहीं रहेगा, इस आदर्शवादी, केवल ये संबंध की बात नहीं है, संबंध की बात तो आपका किसी मुल्क से हो सकता है। वो बहुत साधारण चीज़। अभी बड़ा कुछ दिन पहले हमारा अमेरिका से बड़ा आदर्श वो संबंध हो गया था ट्रम्प साहब सर से। बात आपको काटूंगा आपका, ये किताब आपको आपके जाने पर जी हाँ, ये सुशीला कार्की जी ने दिया था, न्याय की किताब हाँ। है। ये हाल ही में उन्होंने ये किताब लिखा था न्याय पर, और ये बकायदे दीपक मलिक सर को उन्होंने भेंट स्वरूप भी दिया है। तो दीपक मलिक जी ने बताया कि सुशीला कार्की जो है वो बेहद सरल और ईमानदार स्वभाव की हैं, और काशी के प्रति उनका काफी रुझान भी है, और ये हमेशा जब भी कोई बनारस से मिलने के लिए जाता है तो यहाँ की जो उनकी यादें हैं उसको, उस पर वो परस्पर बातचीत करती रहती है, उसकी जानकारी लेती रहती हैं। यही कारण है कि भारत में सुशीला कार्की को लेकर के काफी चर्चा है, और ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से भारत और नेपाल का जो संबंध है वो मजबूत होगा। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी।